समाज को बदल डालो, जुल्म और लूट के रिवाज को बदल डालो। नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ भारतीय हमारे YouTube चैनल भारत परिवर्तन पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा वीडियो देश में होने वाले चुनावों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस वक्त देश के युवा, बुद्धिजीवी और आम आदमी की इस चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है। साथियों, देश में ऐसा समय कभी नहीं आया है कि जब चुनाव हो और उसमें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, जातिगत और धार्मिक दंगे, क्षेत्रवाद, आतंकवाद आदि और भी बहुत सारे मुद्दे चुनाव का केंद्रीय विषय न रहे हो। अपनी बात रखने से पहले हम देशवासियों को कुछ आंकड़ों से अवगत कराना चाहेंगे। 2023 वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, जिसके अनुसार भारत में भूख का स्तर बहुत ही गंभीर है। देश में 194.6 मिलियन लोग कुपोषण का शिकार है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। कुपोषण के कारण गरीबों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। वह इंसान बनना तो दूर, एक पूरा आदमी भी नहीं बन पाता। भरपेट भोजन न मिलने के कारण हर साल हजारों लोग समय से पहले काल के ग्रास बन जाते हैं। 790 मिलियन लोग पोषित आहार का खर्च नहीं उठा सकते। 53% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मौत में भी भारत अव्वल दर्जे पर है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 104वें स्थान पर है। वी डैम रिपोर्ट में भारत को हाल के सबसे खराब निरंकुश देशों में से एक और दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में शामिल किया गया है। 2018 में यह चुनावी निरंकुशता में गिर गया और 2023 में 72 स्कोर के साथ वही बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 83% बेरोजगार भारतीय युवा है, जो रोजगार की तलाश में आज भी सड़कें नाप रहे हैं। दूसरी तरफ ऑक्सफैम इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। देश के शीर्ष 10% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 70% हिस्सा है, जबकि देश के गरीब 50% लोगों के पास इस संपत्ति का 3% हिस्सा है। अक्सर यह माना जाता है कि देश के अमीर लोग देश को सबसे ज़्यादा GST देते हैं और गरीब लोग सबसे कम GST देते हैं। चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि देश के 10% सबसे अमीर, जिनके पास देश की 77% संपत्ति है, वो देश को 3 से 4% GST देते हैं, जबकि देश के 50% सबसे गरीब लोग, जिनके पास देश की केवल 3% संपत्ति है, वो देश को 64.3% GST देते हैं। जो सबसे कम GST दे रहे हैं वह अमीर होते जा रहे हैं और जो सबसे अधिक GST सरकार को दे रहे हैं वो दाने दाने को मोहताज है। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2024 में इस बार 200 भारतीयों का नाम शामिल है, जिनकी कुल संपत्ति $954 अरब है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत में अब 334 अरबपति है और इन अरबपतियों की कुल संपत्ति 159 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई दिनों दिन चौड़ी होती जा रही है। देश की अधिकतर संपत्ति कुछ कारपोरेट घरानों में सिमटती जा रही है। दूसरी तरफ देश की आधी से अधिक आबादी भूख, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा या इलाज के अभाव में बदतर से बदतर जीवन जीने को विवश है। इन रिपोर्ट्स को देखकर एक बात तो सामने आती है कि देश में आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस आर्थिक विकास, तरक्की और खुशहाली की रोशनी देश के हर घर तक पहुंची है? आम जनता को इस तरक्की और विकास से क्या लाभ हो रहा है? प्रश्न यह है कि इस आर्थिक विकास का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? सच्चाई यह है कि ये तरक्की, विकास की चकाचौंध, खुशहाली की बयार कुछ शहरों और चंद घरानों तक ही सीमित है। लेकिन क्या कुछ लोगों की तरक्की और विकास को पूरे देश की प्रगति की गारंटी माना जा सकता है? क्या इस आर्थिक विकास का इस्तेमाल सामाजिक विकास में हो पाया है? इसलिए अब हमारी पहली अपील सरकार और चुनाव में शामिल देश के सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से है कि वे शब्दों और आंकड़ों से खेलना छोड़कर आम जनता के दुख और परेशानियों को समझें।
जितनी ताकत, बुद्धि और पैसा आप जनता को मूर्ख बनाने में लगाते हो, अगर उतनी ताकत, बुद्धि और पैसा आप जनता की भलाई के कार्यों में लगाए तो आधी समस्या तो चुनाव से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आम जनता ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि आप लोग अमीरों से नोट और जनता से वोट लेकर सत्ता में आ जाते हो और फिर इन्हीं अमीरों की गोद में जाकर बैठ जाते हो, इन्हीं के लिए नीतियां बनाते हो, क्योंकि चुनाव के बाद ये आम जनता आपके लिए किसी काम की नहीं रह जाती है। यहाँ मुझे क्रांतिकारी कवि धूमिल की वो पंक्तियाँ याद आती है जिनमें वो कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब समय आ गया है कि देश की संसद अपने इस मौन को तोड़कर कारपोरेट घरानों की गोद से निकलकर आम जनता के बीच आए। जनता आपसे फ्री राशन, बिजली, पानी नहीं बल्कि रोजगार मांग रही है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। दान और दक्षिणा से गरीबी बढ़ती ही नहीं बल्कि गहराती भी है। 5 किलो राशन फ्री, बिजली, पानी, ये सब क्या किसी सरकार या देश के लिए कोई बड़ी उपलब्धि है, या ये सब उस सरकार या देश की दुर्दशा और नाकामी को दिखाती है? जिस देश की 80 करोड़ से अधिक आबादी 5 किलो राशन पर निर्भर रहती हो, तो ये उस देश की उपलब्धि कैसे हो सकती है? ये उस देश और सरकार की दुर्दशा तो हो सकती है, उपलब्धि बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई सरकार अपनी दुर्दशा और नाकामी को भी उपलब्धि मानने लगे और उसका महिमा मंडन करने लगे, तो इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी? देश की जनता आपसे एक ऐसे नवीन भारत के निर्माण की उम्मीद कर रही है जो शोषण एवं कुसंस्कार मुक्त हो, विभेदहीन हो, जिसमें सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब मिले, कोई भी चेहरा उदास न हो, स्त्री पुरुष दोनों को सम्मान मिले, सब आपस में भाईचारे व अमन चैन से रहे, एक ऐसा भारत जिसका हर चेहरा एक मानवीय चेहरा हो। हमारी दूसरी अपील देश के युवा और बुद्धिजीवियों से है। बेशक समस्याएं तभी बढ़ती है जब देश का युवा वर्ग निष्क्रिय और बुद्धिजीवी वर्ग में राष्ट्रीयता का अभाव होता है। सामाजिक व आर्थिक विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब युवा वर्ग देश की राजनीति में सक्रिय हो और बुद्धिजीवी भी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करे। आज तक सभी क्रांतिकारी परिवर्तन युवा पीढ़ी और बुद्धिजीवियों की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हुए हैं। चुनाव में आप दोनों की सक्रियता, जागरूकता और योगदान न केवल चुनावों के परिणामों को प्रभावित करेगा बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। इसलिए हम सबको यह समझना होगा कि यह चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को सुनने और उनकी चिंताओं का समाधान खोजने का अवसर है। इसलिए सभी देशवासियों से हमारी अपील है कि इस चुनाव में वोट जरूर करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।